अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बाकी क्लास कहाँ है? अभी तो बड़े कम स्टूडेंट है। यस सर। सर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। क्या मतलब? सर वो मैग्नेटिज्म का करना था ना। आप लोगों के जितने भी लेक्चर हुए हैं उनके जो ऑनलाइन हुए हैं उनकी टोटल रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने LMS पे अपलोड कर दी है। ओके सर। ठीक है। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये लैब हमारी जो है ये मंगल और जुम्मे को नहीं थी। मंगल और जुम्मे को? अब मुझे नहीं ये पता। ये जो मेरे ख्याल में मेरे पास जो क्लासेस लैब हैं उसमें आप लोगों की स्ट्रेंथ आ रही है। आप लोगों के हो सकता है क्योंकि अगर किसी लैब में स्ट्रेंथ कम हो रही हुई तो फिर वो आप लोगों को एक लैब से दूसरी लैब में शिफ्ट करते हैं, तो जिसको दूसरी लैब किस सेक्शन को किस बैलेंस करना कहते हैं। हाँ जी। तो दूसरी लैब कब किन डेज में आ रही है सर? दूसरी लैब केमिस्ट्री वालों की है और केमिस्ट्री वालों की जो लैब है उसकी टाइमिंग मंडे को जो मेरे पास है वो मंडे को 11 बजे है। और दूसरी लैब आप लोगों की है जिसमें N1 सेक्शन और N2 सेक्शन के स्टूडेंट मर्ज हैं, जो लैब के स्टूडेंट हैं, और उसकी टाइमिंग आज थर्सडे 11 बजे। इसके अलावा बाकी जो 3 सेक्शन हैं वो सर उमर के पास है। सर अगर क्योंकि मेरा क्लैश आ गया है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ था कि मंगल और जुम्मे को लैब है, जी, तो आप दूसरे सेक्शन लेकिन में ऐड हो सकते हैं इसमें से, यानी कि चेंज करवा कर किसी दूसरे सेक्शन में जिसमें आपका क्लैश ना हो। लैब खाली चेंज करना पड़ेगी या मुझे जाना पड़ेगा दूसरे सेक्शन में भी? आपको लैब चेंज करनी पड़ेगी। वो तो सिर्फ हो लैब जाएगी में खाली। क्लैश है ना? जी सर, लिसन लैब में क्लैश है। हाँ, तो बस लैब का ही यानी कि आपको चेंज करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चले मैं उनसे पूछ लेता हूँ बाकी बच्चों से कि उनकी लैब किस टाइम में आ रही है। हाँ ठीक है। अगर यानी कि थैंक किसी यू की सर। क्लैश नहीं है तो फिर आप लोग ये करें, अगर क्लैश है तो फिर आप दूसरी लैब यानी कि सिलेक्ट कर लें। तो सर उसके लिए मेल करना पड़ेगी उमर साहब को? सर उम्र को नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको जो एकेडमिक ऑफिसर हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स के? फिजिक्स। तो आपके जो एकेडमिक ऑफिसर है वो कौन है? मैम सायरा। हाँ, उससे उनसे कह कहें दो। कि काइंडली हमारे ये, बल्कि आप अपने एडवाइजर से कहें, आपके एडवाइजर जो है वो चेंज करवा दें। ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी तो बंद है मेरे ख्याल में, ऑनलाइन ही काम करना पड़ेगा मेल करके। फैकल्टी यूनिवर्सिटी आ रही है। मैं जा मैं सकता आप हूँ लोगों फिर? को यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा रहा हूँ। यानी हम विजिट कर सकते हैं वहाँ पे अपने इश्यूज के लिए? जी जी, कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले अटेंडेंस लगा लें। सर लगा लें। जी, अगर वैसे कुछ पूछना है तो पूछ लें, अगर अटेंडेंस का इशू है तो वो तो अभी अटेंडेंस शुरू करनी है। नहीं सर, मैंने पूछना था कि जो असाइनमेंट मिली है हमें उसकी लास्ट डेट क्या है, थ्योरी वाली? मंडे को रात 11 बजे तक। सर उसका LMS पे बन गया फोल्डर? हाँ, वो बन गया है। ओके सर। जी। सर जो आपने बुक मेल की थी ना तो वो तो ओपन ही नहीं हो रही थी, जो सीआर भाई ने हमें। इसका मैं ऑल्टरनेट, कोई भी ओपन नहीं हुई है। नो सर, ना मेरी फ्रेंड से हुई है ना मुझसे हुई है। चलो फिर मैं इस तरह करता हूँ, किसी के पास बुक भी नहीं है? नहीं नहीं है, बुक तो है बच्चों के पास। सर ऐसा ऐसा कर लें कि वो फाइल जिप में बना के भेज दें, जिप में वो फाइल PDF ओपन हो नहीं, जाएगी, असल में वैसे में उसका भी ना साइज हो। बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल में वो 200 MB के करीब है। 200 MB से तो स्लाइटली कम है, वो तो जिप में फिर कन्वर्ट उसका होकर भी इतनी नहीं बन रही।
उसका ये हो जाएगा कि आप ना गूगल ड्राइव में कोई बच्चा सेव करके उसको आगे उसका लिंक सबसे शेयर कर दे, ड्राइव से निकाल दे हर बच्चा अपने लिए, ये सही हो जाएगा। बीटी के स्टूडेंट हैं इस सेक्शन में? क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आते हैं उनके क्लास के CR GR मेरे पास से हार्ड इसमें सॉफ्ट फॉर्म में USB में ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बीटी के, या शायद ये आपके CR GR शायद लेकर गए थे मेरे पास से बुक को सॉफ्ट फॉर्म में। यस सर, उन्होंने सेंड की थी लेकिन ओपन ही नहीं हो रही। उन्होंने तो कर दी है ना सेंड, CR भाई ने कर दी है। तो उनसे कहें कोई और तरीका नहीं है उससे, आप लोगों को बल्कि हमसे ज्यादा पता होता है किस तरह शेयर होती है वो। यस सर, पता ही नहीं है, आपको मैसेज भी किया था। ड्राइव वाला कर लें, ये ऑप्शन अच्छा है, ड्राइव से कभी भी फाइल मसला नहीं करती, ड्राइव वाली फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं हर बच्चा। तो फिर अपने CR GR जिनके पास बुक है उनसे कहें कि काइंडली जो है इसको डाउनलोड करके ड्राइव बनाएं, ड्राइव का लिंक जो है वो आप लोगों से शेयर कर दें। थैंक यू सर। सर मैं VS6 का अकेला ही बच्चा हूँ शायद। नहीं, अच्छा, तो आपके क्लास में जो भी हैं CR GR तो मुझे कोई है ना? ये केमिस्ट्री वालों से थोड़ा सा अगर हेल्प मिल जाए, ले सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। केमिस्ट्री वाले नहीं, आपके इनका ना ग्रुप बना हुआ था, तो मुझे अगर उसमें एक 6 माह के लिए ऐड कर लें, बाद में निकाल दे जाए मुझे। चलिए हम आपको ऐड कर देंगे, डोंट वरी भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माय प्लेयर। अलीजा बशारत, प्रेजेंट सर। अंसा, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। सर बात सुने। बरीरा, प्रेजेंट सर। सर मैं आपके सेक्शन में नहीं हूँ, आपने मुझे लिंक भेज दिया है। अभी मैं जो मेरे पास स्टूडेंट हैं उनकी मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ जो इस सेक्शन में ऐड हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, ना ही आप इसमें से जा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने ओके सिर्फ सर। उनका लिंक सेंड किया है कि जो मेरे पास अटेंडेंस में नाम जिनका शो हो रहा है। नहीं सर, मेरा ना शो हो रहा है लेकिन मुझे लिंक आया हुआ है। ये N1 सेक्शन है और इसके साथ ही N2 सेक्शन की टाइमिंग भी मेरे पास ही है, और वो ये सेक्शन है, और उसमें स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो ये है। अगर आप इसमें नहीं हैं तो आप लीव कर सकती हैं। सर इसमें हूँ मैं अक्सा खुर्शीद, लेकिन मैं तो सर उमर असलम के पास P1 सेक्शन में थी। नहीं, ये स्टूडेंट को कुछ शफलिंग की है तो उसकी वजह से स्टूडेंट शायद इसमें उसमें से इसमें कुछ आए। तो सर अभी अभी इसकी क्लास टाइमिंग है, लेकिन मैं तो सर मेरी तो 12:30 क्लास है सर उमर असलम अगर की वजह से। क्लास का इश्यू है ना तो आप इस तरह करें कि जो आपके एडवाइजर हैं उससे बात करके अपनी लैब जो है वो चेंज करवा लें। सर तो शफलिंग की है मैंने, तो क्या कहते हैं पहले उसी में P1 सेक्शन में ऐड किया हुआ था, तो ये तो मुझे ऑटोमेटिक इसमें भेजा गया है ना। अक्सर करवा लें, हो जाएगा। सर मैं करवाती हूँ। जी। ओके। मरियम महमूद, मरियम महमूद, सर वो भी ग्रुप मार में लिंक का पूछ रही है, आ जाएगी। चलें, ये तो मैंने बल्कि मेल किए सभी को। फिर भी वो पूछ रही है, आई डोंट चलें, नो। जिस वक्त आएगी तो मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। मारवा आबिद, प्रेजेंट सर। मोहसिन फारूक, प्रेजेंट। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट। मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर। नदीम, प्रेजेंट सर। निमरा, प्रेजेंट सर। रमला, प्रेजेंट सर। सबा, प्रेजेंट सर। तस्कीन, तस्कीन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सर मेरा नाम N2 में शो हो रहा है ना, तो उसकी लैब किस दिन होती है? N2 में अभी होती है N1 के साथ। अदनान हसन, अदनान हसन, अहमद मुजतबा,
अहमद मुजतबा, अली हसन, अक्सा, प्रेजेंट। बुशरा, फारिया, फरिया शफीक, हमजा, हमजा जी प्रेजेंट सर। मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान वकील, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद शोएब असलम, तौसीक, उस्मान, आज आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है जो आप लोगों ने करना है, और इसकी परफॉर्मेंस जो है जिस वक्त यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी उस वक्त आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में आकर परफॉर्मेंस करनी है। आज जस्ट जो है आप लोगों के इंस्ट्रक्शन और किस तरह आप लोगों ने परफॉर्मेंस करनी है वो मैंने आप लोगों को बताना है। आज का आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड को पहले कंसंट्रेटेड फॉर्म से डिल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने उसको चेक करना है कि वाकई इसकी नॉर्मेलिटी एग्जैक्ट उतनी ही है जितनी नॉर्मल का आप लोगों ने सोल्यूशन को बनाया है। नॉर्मेलिटी के लिए आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास की जगह पर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हो, इक्विवेलेंट वेट को यूज करते हो। नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला है उसमें मोलरिटी के फार्मूले में आप लोग जो है वो मोलर मास यूज करते हो, लेकिन नॉर्मेलिटी के फार्मूले में आप लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज करते हो। उस ग्राम इक्विवेलेंट वेट को जितने वॉल्यूम में डिजॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नॉर्मेलिटी हासिल होती है। अब इस ग्राम इक्विवेलेंट वेट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसके डिफरेंट फार्मूले हैं, यानी कि एसिड के लिए डिफरेंट है, बेस के लिए डिफरेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए डिफरेंट है, और साल्ट के लिए डिफरेंट है। अब जिस तरह आपके पास सपोज अगर कोई एसिडिक स्पीशी है तो उस कंडीशन में जब भी हमने ग्राम इक्विवेलेंट वेट चेक करना है तो उस कंडीशन में हमने ये चेक करना है कि वो कितने प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। क्योंकि आप लोगों का आज का एक्सपेरिमेंट जो है वो एसिड से रिलेटेड है, इसलिए मैंने पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वो एसिड के लिए कैलकुलेशन का मेथड बता रहा हूँ। एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए एसिड का मॉलिक्यूलर मास और आप लोगों ने उसको डिवाइड करना है कि वो एसिड कितने प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। अब जिस तरह HCl है इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 36.5 होता है और ये सिर्फ एक प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है क्योंकि HCl के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। इसी वजह से इसके मॉलिक्यूलर वेट को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 36.5 वैल्यू हासिल होगी और ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहलाएगी। अब हमारे पास एक एग्जांपल है H3PO4। अब इसमें ये एसिड जो है वो 3 प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 98 है और इसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है कि जो एसिडिक स्पीशी है वो कितने प्रोटॉन को रिलीज कर सकती है। अब यहाँ पर ये एसिडिक स्पीशी जो है वो 3 प्रोटॉन को रिलीज कर सकती है, तो इसका मतलब है कि इसके मॉलिक्यूलर वेट को 3 से डिवाइड करना है और जिसके रिजल्ट में हमारे पास 32.7 वैल्यू हासिल होती है। इसका मतलब है कि H3PO4 के ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वो 32.7 वैल्यू है और इस ग्राम इक्विवेलेंट वेट को अगर हम जितने सोल्यूशन में हम बना रहे हैं वो सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके उसमें इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल का सोल्यूशन बनेगा। अगर आप लोग बेसिक का सोल्यूशन बनाते हो नॉर्मेलिटी के लिहाज से तो उस कंडीशन में उसका मॉलिक्यूलर मास को
जितने वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट हासिल होता है। अब जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 40 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक OH ग्रुप रिलीज कर सकता है। इसका मतलब है कि 40 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 40 वैल्यू हासिल होती है और ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहलाती है। अब जिस वक्त हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये 3 OH ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप रिलीज कर सकता है। इसका मतलब है कि इसके जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हमने 3 से डिवाइड करना है तो उसके रिजल्ट में जो वैल्यू हासिल होगी वो इसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहलाएगी। अब ये कैलकुलेशन थी एसिड और बेस के लिए। इसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई एटम है तो उस कंडीशन में उसके एटॉमिक वेट को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट हासिल होता है। जिस तरह हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है, तो इसलिए इसके एटॉमिक वेट को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू जो हासिल होती है वो इसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहलाती है। इसी तरह मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 24.32 है और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। इसका मतलब है मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो 2 है। इसी वजह से इसके मॉलिक्यूलर वेट को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट हासिल होगा। ये उनके लिए है जिस वक्त हमारे पास एटम मौजूद हो। सेकंड जो पहले हमने जो पढ़ी थी वो एसिड के लिए और बेस के लिए कैलकुलेशन पढ़ी थी, अब जो हम देख रहे हैं वो एटम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो साल्ट के लिए और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। साल्ट के लिए जितने आयन प्रोड्यूस करेगा उससे हम डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट हासिल होता है। जिस तरह मैग्नीशियम सल्फेट है तो मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से हमारे पास 2 आयन प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन। इसी वजह से इसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए इसके मोलर मास को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट हासिल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब इसमें हमारे पास जो है वो टोटल 6 आयंस प्रोड्यूस होते हैं। सर 5 नहीं होंगे इसमें? 2 दो एल्यूमिनियम और के 3 हाँ सल्फेट। सर इसमें 5 जो है वो प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर जो है आपने यहाँ इसको 5 से डिवाइड करना है। 5 यस सर। ये लैब मैनुअल में मिस्टेक है, इसको यानी कट करके आप लोगों ने यहाँ पर 5 कर लेना है और उसके बाद जो वैल्यू हासिल होगी वो आप लोगों ने लिख देना। ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है या जितनी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है हम उससे उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट हासिल होता है। जी अलीजा। तो वो 6 ही है, एल्यूमिनियम में +3 चार्ज होता है और सल्फेट पे क्या? एल्यूमिनियम 3 तो इसके आयन -2 टोटल अमाउंट कितनी बनती है एल्यूमिनियम के? कितने आयन प्रोड्यूस होंगे? सल्फेट के कितने होंगे और एल्यूमिनियम के कितने प्रोड्यूस होंगे? तो सल्फेट के तो देखिए ना 3 ही बनेंगे ना, एल्यूमिनियम के 2 बनेंगे। वैलेंसी मामला कुछ और है लेकिन नंबर ऑफ आयंस तो 5 ही बन रहे हैं। तो ये 5 ही बनते हैं तो फिर आप लोगों ने 5 ही लिखना है इसको, क्योंकि सल्फेट के 4 अमाउंट है तो सॉरी 3 है और एल्यूमिनियम के जो है वो 2 एटम। अगर वैलेंसी देखें ना सर तो वो ये होगा, वैलेंसी देखें ना तो वो ये होगा कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 2। ठीक है 5 ही बनते हैं, आपने 5 से डिवाइड कर देना। ओके सर। ठीक है। इस तरह आप लोगों ने ग्राम इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उस ग्राम इक्विवेलेंट वेट को अगर हम वॉल्यूम में डिसॉल्व करते हैं या वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नॉर्मेलिटी हासिल होती है।
इस तरीके से हम नॉर्मल का सोल्यूशन बनाते हैं। तो पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट हासिल करते हैं, उसके बाद उसको लीटर में या डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में ऐड करते हैं और उस कंडीशन में हमारे पास नॉर्मल सोल्यूशन बनता है। अब हमें पता है कि एसिडिक स्पीशी ऐसी स्पीशी होती है जो प्रोटॉन को रिलीज करती है और बेसिक स्पीशी ऐसी स्पीशी होती है जो OH नेगेटिव आयन को वाटर के अंदर रिलीज करती है। इसका मतलब है क्योंकि जब भी हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या KOH के साथ टाइट्रेट करवाना है। इसका मतलब है कि आप लोग एसिड को बेस के साथ टाइट्रेट करवा रहे हैं, जो इंडिकेट करता है एसिडिक स्पीशी ने आप लोगों को सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन प्रोड्यूस करना है और बेस ने OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब है कि H प्लस आयन एसिड की वजह से और OH नेगेटिव आयन बेस की वजह से जो रिलीज होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके हमें वाटर का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं। और जिस वक्त तक इन दोनों की क्वांटिटी OH नेगेटिव आयन की और H प्लस की कंसंट्रेशन अमाउंट जो है वो एक जैसी नहीं होगी, उस वक्त तक हमारे पास रीडिंग जो है एंड पॉइंट जो है वो हासिल नहीं होगा, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास दोनों की अमाउंट इक्वल हुई है या नहीं हुई, क्योंकि वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कि एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। तो जिस वक्त हम इनकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले सल्फ्यूरिक एसिड को टाइट्रेट करने के लिए उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए ऐसा सॉल्यूशन यूज करना है जिसकी नॉर्मेलिटी एग्जैक्ट नाउन हो, क्योंकि जिस वक्त हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी एग्जैक्ट मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी उतनी नहीं होती जितनी नॉर्मेलिटी का हम बनाते हैं, क्योंकि बाद ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो इन्वायरमेंट से कंटेमिनेटेड वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जिस वक्त आप लोगों बैलेंस से वेट मेजर करते हो तो उस वक्त भी आप लोगों के पास मेजरिंग में भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। जिस वक्त हम वॉल्यूम लेते हैं वाटर का तो उसमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, जो इंडिकेट करता है कि हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन नहीं बनता, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन बनता है। तो इस पर्पज के लिए हम पहले ऐसा सॉल्यूशन यूज करते हैं या सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट मोलैरिटी का पता चल सके। जी हमदर सर आपने भी बोला ना कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन बनता है और प्राइमरी का नहीं बनता, तो इस लाइन को जरा एक्सप्लेन कर दें, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था प्राइमरी स्टैंडर्ड का ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, जिस तरह मैं कहूँ कि आप लोगों को सॉल्यूशन दिया है 5 नॉर्मेलिटी का, लेकिन एक्चुअल में वो 5 नॉर्मेलिटी का ना हो, वो 4.5 नॉर्मेलिटी का या 4.6 नॉर्मेलिटी का हो, एक्चुअल में एग्जैक्टली उसकी वैल्यू जो है उसके इक्वल ना हो जितनी मैं बता रहा हूँ, उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ जो है इम्प्योरिटी हो सकती है, उसकी रीडिंग में कुछ ना कुछ कमी बेशी हो सकती है। सेकेंडरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऐसा होता है जिसके बारे में अगर 5 का मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि 5 नॉर्मल का ही सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक हो गया, थैंक यू सर। इस एक्सपेरिमेंट में पहले आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH का जो भी आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा उसको आप लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड के साथ टाइट्रेट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, और इसमें आप लोगों ने फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर यूज करना है। और ये किस तरह करना है कि आप लोगों ने टाइट्रेटिंग क्लास के अंदर 10 ml KOH का सॉल्यूशन लेना है, उसमें आप लोगों ने 2-3 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के ऐड करने हैं। जिस वक्त आप लोग KOH के सॉल्यूशन में फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का ड्रॉप ऐड करोगे तो उस कंडीशन में उसका लाइट पिंक कलर अपीयर होगा। ब्यूरेट में आप लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड को ऐड करना है, ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन को, और ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज टाइट्रेटिंग क्लास में
जिसमें आप लोगों के पास KOH का सोल्यूशन है, उसमें ड्रॉप वाइज ऑक्सैलिक एसिड के सोल्यूशन को ऐड करना है और उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक इसका कलर जो है वो डिसअपियर नहीं होता। जिस वक्त इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा वो आप लोगों का एंड पॉइंट होगा। इनिशियल वैल्यू आप लोगों की 0 होगी, फाइनल वैल्यू जो भी आप लोगों के पास रीडिंग शो हो रही है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। और वॉल्यूम आप लोगों का ये फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होगा। यानी कि सपोज अगर आप लोगों के पास इनिशियल वैल्यू 0 है और फाइनल वैल्यू आप लोगों के पास 10 सेंटीमीटर क्यूब आता है, तो आप लोगों का डिफरेंस जो है वो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने दोबारा से रीडिंग 3 मरतबा इसी तरह टाइट्रेशन करनी है और आप लोगों के पास 3 रीडिंग हासिल होंगी, उनका आप लोगों ने मीन लेना है। और मीन किस तरह लेते हैं, तीनों को सम करते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मीन वॉल्यूम हासिल होगा। अब ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी गिवन होगी, वो 0.2 नॉर्मल का सोल्यूशन है। KOH की नॉर्मेलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम वो होगा जो आप लोगों ने यहाँ पर ब्यूरेट रीडिंग के जरिए जो भी वैल्यू हासिल हुई, अब वो 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। ठीक है, और KOH की अमाउंट जो आप लोगों ने टाइट्रेटिंग क्लास में ऐड की थी वो 10 ml यूज की थी। ठीक है, इसके बाद जस्ट आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी गिवन है 0.2 है। V2 आप लोगों के पास ब्यूरेट रीडिंग जो भी वैल्यू हासिल होगी, N2 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है और V2 KOH की जो वॉल्यूम आप लोगों ने यूज किया था वो 10 ml था। इसके सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास KOH की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट होगी और अगर आप लोग नॉर्मेलिटी को इसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर KOH की जो अमाउंट है वो हासिल हो जाती है। अब हमने ये KOH की जो नॉर्मेलिटी फाइंड आउट की है, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हम इसको कह सकते हैं कि बाकी इसकी वैल्यू ये है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके जरिए हमने इसकी एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी फाइंड आउट की है। अब हमने इस KOH के सॉल्यूशन को यूज करना है और जो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है और इसका भी बिल्कुल सेम इसी तरह टाइट्रेशन करवानी है जिस तरह हमने पहले टाइट्रेशन करवाई है। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने KOH के सॉल्यूशन को ब्यूरेट में लेना है, टाइट्रेटिंग क्लास में आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन को लेना है, यानी कि 10 ml आप लोगों ने टाइट्रेटिंग क्लास में सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद उसमें 2-3 ड्रॉप जो है वो फिनाफ्थलीन इंडिकेटर के ऐड करना है और ब्यूरेट में आप लोगों ने KOH का सॉल्यूशन को ऐड करना है। इनिशियली इसका कोई कलर नहीं होगा, उसके बाद जिस वक्त आप लोग ब्यूरेट से KOH के सॉल्यूशन को ऐड करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लाइट पिंक कलर अपीयर होगा और वो लाइट पिंक कलर आप लोगों का एंड पॉइंट होगा और ब्यूरेट से जो भी रीडिंग हासिल होगी वो आप लोगों ने यहाँ पर नोट करते जाना है। ठीक, ये V2 जो है आप लोगों के पास वॉल्यूम होगा KOH का। इसका मतलब है KOH की नॉर्मेलिटी आप लोगों ने जो पहले फाइंड आउट की है वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। KOH का वॉल्यूम जो भी आप लोगों के पास यहाँ से कैलकुलेशन के साथ हासिल होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना। ठीक है, इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम हमने जो यूज किया था वो 10 ml यूज किया था, तो यहाँ पर आप लोगों ने 10 ml लिख देना। अब हमारे पास N2 की वैल्यू जो है वो पहले हमने कैलकुलेट की हुई थी। B3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है, रीडिंग ब्यूरेट रीडिंग जो है। N4 हमने कैलकुलेट करना है और B4 सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम जो है वो हमने 10 ml यूज किया था। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी हासिल होगी और वही आप लोगों का रिजल्ट होगा कि आप लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया है
वो एग्जैक्टली उतनी मोलैरिटी का नहीं है, और जिस वक्त हमने कैलकुलेशन की है तो उस कंडीशन में जो भी आप लोगों के पास नॉर्मेलिटी हासिल हुई है वो आप लोगों ने इसके रिजल्ट में लिख देना। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ कि इसके परफॉर्मेंस किस तरह करते हैं और आपके पास इसका रिजल्ट किस तरह हासिल होता है। इसमें आप लोगों के पास इनिशियली जो है एसिडिक यानी सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है और उसमें आप लोगों ने फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड किया हुआ है। ब्यूरेट के अंदर आप लोगों के पास KOH का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसको आप लोग ड्रॉप वाइज ऐड करते हो। और जिस वक्त आप लोग ड्रॉप वाइज ऐड कर, इनिशियली इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, लेकिन जिस वक्त आप लोग बेसिक मीडियम इसमें ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद इसका कलर जो है वो लाइट पिंक अपीयर हो जाता है, जो कि इसका एंड पॉइंट होता है। और उस वॉल्यूम को ब्यूरेट रीडिंग को आप लोगों ने यूज करके KOH जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेना। अब देखिए इसमें जिस वक्त ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं तो उसी वक्त आपके पास लाइट पिंक कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो गायब हो जाता है। वो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास इसमें जिस वक्त ऐड करते हो बेस मीडियम, तो वो इनिशियली यहाँ पर गिरता है तो यहाँ पर बेसिक मीडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और उसी वजह से यहाँ पर कलर शो होता है। लेकिन जिस वक्त हम इसको शेक करते हैं, शेक करने का मतलब ये होता है कि हर जगह पर बेस की क्वांटिटी सेम, तो उस वक्त ओवरऑल इसकी कंसंट्रेशन जो है वो एसिड की निस्बत कम होती है, इसी वजह से इसका लाइट पिंक कलर जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, देखें अभी इसका लाइट पिंक कलर जो है वो गायब हो गया है। इसी तरह आप लोगों ने उस वक्त तक इसको यानी कि परफॉर्म करना है जिस वक्त तक इसका लाइट पिंक कलर जो है वो डिसअपियर नहीं होता। जिस वक्त इसका लाइट पिंक कलर डिसअपियर नहीं होगा वो आप लोगों का एंड पॉइंट होगा। इस चीज की समझ आ गई है? इसमें जस्ट जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है उसको ऐड किया हुआ है, इसके अंदर फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड किया हुआ है। उसके बाद ब्यूरेट से हम जो है वो बेस ऐड कर रहे हैं और बेस को हम उस वक्त तक ऐड करेंगे जिस वक्त तक इसका लाइट पिंक कलर डिसअपियर नहीं होगा, और वही हमारे पास एंड पॉइंट होगा। अब देखें मजीद अगर उसमें एक दो ड्रॉप और भी ऐड होते हैं तो उसका कलर जो है वो डिसअपियर नहीं होगा, और डिसअपियर ना होने का मतलब है कि ये आप लोगों का एंड पॉइंट। अगर वो कलर डिसअपियर हो जाता है तो इसका मतलब है कि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है और बेस की क्वांटिटी अभी कम है और हमारा एंड पॉइंट हासिल नहीं हुआ। सर जी मैंने मैम से बात की है, मैम कह रही है कि दूसरा सेक्शन नहीं है। क्या मतलब? यानी कि सर N1 N2 की क्लास एक ही टाइमिंग पे है सेक्शन की। जी सर मैंने मैम शैला एडवाइजर को उनको बताया, वो कह रही हैं कि यानी कि इनके अलावा और कोई सेक्शन नहीं है, 0 क्रेडिट और है तो इसके सिर्फ 2 ही सेक्शन है। और सर मेरा 12:30 क्लास है इंडस्ट्रियल की, तो फिर वो मैं किस तरह लूंगी? कल भी मेरा यही मसला आ रहा था। ये देख लो, या तो फिर यानी कि लैब आपको यानी कि चेंज करनी पड़ेगी या थ्योरी की टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, दोनों में से एक चीज तो चेंज करनी पड़ेगी। सर वैसे भी तो ये 2 वीक्स के लिए ही है ना, उसके बाद मे बी उसके बाद तो मतलब on पहले तो करना अलग-अलग टाइमिंग थी, अब अगर ऑनलाइन के लिए सेम हुई है तो बाद में फिर अलग-अलग हो जाएगी नहीं, जब ऑन ऑनलाइन के कैंपस लिए होंगी सेम क्लासेस। नहीं हुई, ये पहले ही सेक्शन जो N2 है उसकी टाइमिंग यही थी। अब इसमें मेरे ख्याल में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम थी, इसी वजह से स्टूडेंट को मजीद ऐड किया है इस सेक्शन में। सर उमर असलम भी तो लैब ले रहे थे ना, वो उनके सेक्शंस ड्रॉप हो गए हैं। उसके पास भी हैं, अब कौन सा स्टूडेंट है ये एग्जैक्ट नहीं पता है। तो सर मुझे कह रही हैं, मैम कह रही हैं ओके टेक लैब एंड सेट टू योर रिसोर्स पर्सन दैट मार्क योर अटेंडेंस
I will discuss it with Dr. Aisha. हाँ ठीक है, फिर वो यानी कि मैम आयशा से बात कर लेंगी तो उस कंडीशन में आपका यानी कि ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप आपने बाद मुझे में पूछते उसी रहना। पे ट्रांसफर कर देना, यानी कि आप मुझे सर उमर मैं असलम ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, ये एक्सेस मेरे पास नहीं है इस दफा, हम यानी कि ऐड नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक ही आप लोगों की एडिशन हो रही है स्टूडेंट की। तो सर इनके पास ऑटोमेटिक पता नहीं चल रहा होता कि बच्चों के क्लैश आ रहे हैं, पहले तो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे होते जब हम करते हैं। अक्सर एक ही मिनट में एक्सपेरिमेंट करवा लूं, इसमें से अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद फिर ये बात डिस्कस करते हैं, ठीक है अक्सर? सर ओके सर। इस एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई है? अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इसकी कंप्लीट परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों ने थोड़ा सा बता दें। नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी बेसिकली कंसंट्रेशन का यूनिट है, जिस तरह मोलैरिटी है वो भी कंसंट्रेशन का यूनिट है, नॉर्मैलिटी जो है वो भी कंसंट्रेशन का यूनिट है, और जो परसेंटेज सॉल्यूशन बनाते हैं वो भी कंसंट्रेशन का यूनिट है, पीपीएम के जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो भी कंसंट्रेशन का यूनिट है। जस्ट इनको कैलकुलेशन के लिए, अमाउंट के लिए वो फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंसंट्रेशन के ही यूनिट हैं और हम इनको सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें आप लोगों ने ये कंप्लीट जो है इसके बारे में पढ़ना भी है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो भी सॉल्व करना है। सर फार्मूले की थोड़ा सा बता दें, उसकी भी समझ नहीं लगी मुझे इसकी। नॉर्मैलिटी का ये है, नॉर्मैलिटी का फार्मूला ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। उसमें जो है मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो उससे डिफरेंट फार्मूला है नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करने के लिए। इसमें भी सॉल्यूट की अमाउंट को ही यूज करते हैं। वहां पर जस्ट ये था कि मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट से कैलकुलेट करते हैं। सर नॉर्मैलिटी और डेंसिटी दोनों सेम ही है ना? वो डेंसिटी नहीं, मास डिफरेंट ओवर है। वॉल्यूम होता है, नॉर्मैलिटी मास ओवर और वॉल्यूम। डेंसिटी डिफरेंट है। तो फार्मूला तो सेम ही है दोनों का। डेंसिटी का और नॉर्मैलिटी का? जी। नहीं डिफरेंट है मास ना जी। ओवर वॉल्यूम। नहीं डिफरेंट है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर जिस वक्त शुरू होगा उसमें ये चीजें डिस्कस भी करेंगे, वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें ये डेंसिटी और वॉल्यूम और ये सारा रिलेशनशिप भी आएंगे, और साथ में ये कंसंट्रेशन के जो यूनिट हैं वो भी आप लोगों ने करने हैं, वहां से ये चीजें सही क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है ना दीन? ठीक है सर। वैसे मैंने इसलिए पूछा कि डेंसिटी जो होती है वो भी मास ओवर वॉल्यूम होता है, तो ये भी मास इन ग्राम ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब है, तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। नहीं वो डिफरेंट है यार। यहाँ पर जो है ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, ग्राम नहीं है, और ग्राम इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन भी आपने देखी है, वो भी डिफरेंट है। ठीक है सर। ग्राम इक्विवेलेंट वेट में और ग्राम में काफी डिफरेंस है। इसके बाद अटेंडेंस ले लेते हैं, अगर कोई जिसने लेट ज्वाइन किया है ताकि उसकी अटेंडेंस हो जाए। पहले N2 सेक्शन के स्टूडेंट जो एब्सेंट हैं अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अदनान हसन। जी सर प्रेजेंट। अहमद मुश्तबा। अली हसन। बुशरा। प्रेजेंट सर। फरिया। मोहम्मद आरिफ। प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान वकील। मोहम्मद सोहेल।
शुएब असलम, तौफीक, उस्मान। इसके बाद N1 सेक्शन के स्टूडेंट जो इस लैब में एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। मरियम महमूद, प्रेजेंट सर। तो बाकी सारे प्रेजेंट है। जी अक्सा, यस सर। बाकी सर स्टूडेंट मेरी अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं। जी सैयदा मरियम। सर मेरी लग गई है ना अटेंडेंस? जी लगा दिए, थैंक यू। ये चेक कर सकती हैं आप। ये मरियम महमूद ही है ना आपका नाम? ठीक, जी जी सर ठीक है। जी हसनैन। सर ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया है अभी इसका क्या करना है हमने? अभी आप लोगों ने इसको बस यही देखना है कि इसका रिजल्ट किस तरह आता है वगैरह वगैरह। इसकी थ्योरी जो पहले इंस्ट्रक्शन में देता था ना, ये मैं अब दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो है जिस वक्त लैब ओपन होगी 2 वीक के बाद आप लोगों की यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो जाएगी, तो उस वक्त जी आप लोगों ने यहाँ पर आकर वो परफॉर्मेंस करनी है कि इसका रिजल्ट किस तरह का आता है वगैरह वगैरह। जो सर आपको सर तो कुछ ना करना अभी। मैंने कुछ भी नहीं करना, अब आप लोगों ने करना है जो कुछ भी करना है। सर क्या सर हम मतलब सब क्या अभी सेंड करना करने हैं आपको पड़ा? LMS पे ये? सॉरी, सर कुछ सेंड तो नहीं करना आपको अभी इस कुछ भी नहीं एक्सपेरिमेंट? करना। नहीं, ओके एक्सपेरिमेंट में कुछ भी आपने सेंड नहीं करना। ओके जस्ट इसको समझना है अभी हम। जी आप लोगों ओके। ने समझ लेना है, और ताकि इतना आपको पता हो कि यूनिवर्सिटी में आए और परफॉर्मेंस करें और जिस तरह का रिजल्ट आता है वो चेक कर लें। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अगर किसी ने कुछ नहीं पूछना तो वो लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। अभी गुड नाइट नहीं हुई है। सर हमारी तो होगी है ना, सुबह से पढ़ रहे हैं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।